नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य को 2554 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति मिल गई है। केंद्र सरकार ने झारखंड को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित राज्यांश की राशि का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रांश की राशि नहीं मिलने से योजना की रफ्तार थम गई थी और राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा भी खर्च नहीं कर पा रही थी। इसके बाद झारखंड सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। अब तक चालू वित्तीय वर्ष के 10 महीनों में सिर्फ 18,400 घरों तक ही पानी पहुँच पाया है। अब उम्मीद है कि 2554 करोड़ की इस मंजूरी के बाद झारखंड में हर घर नल जल योजना दोबारा तेज होगी। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी हर अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। अब 7 से 15 साल के उम्र के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। पहले शुल्क लगने की वजह से हजारों बच्चे आधार अपडेट नहीं करा पा रहे थे। अब सितंबर 2026 तक इस आयु वर्ग के बच्चों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, जबकि 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों का आधार अपडेट पहले से निःशुल्क है। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के 20 लाख से ज्यादा बच्चों का आधार अपडेट होना बाकी है और इसे मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। 30 सितंबर 2026 तक किसी भी बच्चों से आधार बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही सभी स्कूल शिक्षक और कर्मचारी और आधार ऑपरेटरों को तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया गया है। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी गढ़वा में तेज है। प्रत्याशी डोर टू डोर और जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और वाहनों के जरिए भी प्रचार अभियान चला रखा है। गढ़वा नगर परिषद के चुनाव में इस बार 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं अध्यक्ष पद के लिए। इनमें आधा दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में रेस में हैं। आपको बता दें, अलखनाथ पांडे, संतोष केसरी, दौलत सोनी, विकास माली और भाजपा समर्थित प्रत्याशी कंचन जायसवाल चुनावी रण में आगे चल रही हैं। आपको बता दें, नगर परिषद चुनाव का मतदान 23 फरवरी को होगा और मतगणना 27 फरवरी को होगी। पलामू एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। लातेहार जिले के गारू प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पदस्थापित अमीन नूनू दे कुमार को 7,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अनुसार जमीन संबंधी कार्य के एवज में घूस की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत के बाद जाल बिछाकर घूसखोर अमीन को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद टीम आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। खबरों से अपडेट रहने के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करें। रांची में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। शिव बारात के दौरान कई रूटों पर बैरिकेटिंग भी की जाएगी। शिव बारात रातू रोड स्थित इंद्रपुरी शिव मंदिर से रानी सती मंदिर, पहाड़ी मंदिर, शहीद चौक, गांधी चौक, महावीर चौक होते हुए आरआर स्पोर्टिंग दुर्गा पूजा समिति प्रांगण पहुंचेगी, जहां भगवान शिव माता पार्वती का विवाह होगा। शनि मंदिर मार्ग, सुखदेव नगर गली, बालाजी मंदिर, गौशाला कटिंग समेत कई जगहों पर बैरिकेटिंग रहेगी। बड़े वाहन कांके, गुमला, सिमडेगा, जमशेदपुर, पलामू जैसे रूट से शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। छोटे वाहन के लिए अलग डायवर्जन तय किया गया है। झारखंड के मंत्री और विधायक पर हमले की आशंका है। 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान मंत्री और विधायकों की सुरक्षा को लेकर सभी जिलों के एसपी को विशेष निर्देश दिया गया है। आशंका है कि माननीयों के मूवमेंट के दौरान माओवादी या आपराधिक तत्व हमला कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने संवेदनशील सड़क और स्थलों की सूची तैयार करके जिलों को भेज दिया है। रांची बुंडू तमाड़ का तैमारा घाटी, रांची हजारीबाग कोडरमा मार्ग, खूंटी चाईबासा रोड, रांची लातेहार पलामू, डाल्टनगंज, छतरपुर, हरिहरगंज समेत कई जंगल और घाटी इलाकों में अतिरिक्त गश्ती और निगरानी का आदेश दिया गया है। आईजी अभियान ने स्पष्ट किया है कि 17 और 18 फरवरी को विधायकों के क्षेत्र से निकलने के दौरान बंदी और संभावित हमले को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए। गुरुवार की देर रात हाथियों के झुंड ने 6 लोगों को कुचल कर मार डाला। मृतकों में 1 साल के बच्चे से लेकर 50 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। हजारीबाग के अंगो थाना क्षेत्र और चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच यह घटना उस समय हुई जब सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 5 हाथी गांव में घुस गए। एक ने घर का गेट उखाड़ा और अंदर घुसकर लोगों को कुचल दिया। मरने वालों में सुमन कुमारी, धनेश्वर राम, सूरज राम, सविता देवी और 2 मासूम अनुराग और संजना के नाम शामिल है। अपने प्रेमी के साथ एक पार्षद पद की प्रत्याशी फरार हो गई। आदित्यपुर नगर निगम से वार्ड नंबर 9 से पार्षद पद की प्रत्याशी राखी मार्डी अपने प्रेमी प्रेमचंद मार्डी के साथ अचानक फरार हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है।
प्रत्याशी के पति राकेश मार्डी ने थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है और डीसी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। राकेश का कहना है कि राखी ने नामांकन दाखिल किया था और चुनाव प्रचार में भी सक्रिय थी, लेकिन इसी दौरान प्रेमचंद मार्डी उन्हें बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नगर निकाय चुनाव के बाद झारखंड में भाजपा के साथ जेएमएम की सरकार बनने वाली है। यह दावा कांग्रेस के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में किया है। अगर ऐसा हुआ तो झारखंड की राजनीति में हलचल मच जाएगी। पूर्व मंत्री के दावे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा की सरकार बनने के कयास फिर से शुरू हो गए। आपको बता दें, पिछले दिनों से केंद्र सरकार ने भी झारखंड के ऊपर थोड़ी नरमी बरती है। 15वें वित्त की राशि को रिलीज करना शुरू कर दिया है। वहीं जल जीवन मिशन के 2500 करोड़ राज्यांश की राशि को खर्च करने की अनुमति भी दे दी है। पूर्व मंत्री का दावा है कि इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दे दी है। डील फाइनल हो चुकी है। निकाय चुनाव के बाद यह सरकार बदलने वाली है। ऐसे में झारखंड में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहिए या नहीं। झारखंड में डीएमएफटी फंड को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए। अब सरकार यह पड़ताल कराएगी कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए करोड़ों रुपए कहां खर्च किए गए, कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं की गई और क्या डीएमएफटी के तय मापदंडों के अनुसार राशि का उपयोग किया गया। बताया जाता है कि राज्य के कई जिलों में नियमों को ताक पर रखकर डीएमएफटी फंड खर्च किया गया। यह पैसा विस्थापित परिवार, खनन प्रभावित इलाकों के विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए था। मामला सामने आने के बाद मुख्य सचिव के माध्यम से फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंची और अब पूरे डीएमएफटी फंड की विस्तृत समीक्षा और ऑडिट का रास्ता साफ हो गया है। गरीबी न जाने क्या क्या कराती है, इस खबर को देखने के बाद आपको भी एहसास हो जाएगा। बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए रिक्शे वाले ने अपने ही रिक्शा पर बीमार पत्नी को लेकर इलाज कराने के लिए चल पड़ा और 10 किलोमीटर रिक्शा चलाकर गढ़वा पहुंचा। मोबाइल के स्क्रीन में रिक्शे पर लेटी हुई महिला इसी रिक्शा चालक की पत्नी है और यह वीडियो गढ़वा जिला मुख्यालय के ऊंचरी रेलवे क्रॉसिंग के पास कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इतनी मेहनत के बाद भी इलाज की व्यवस्था नहीं मिलने से मायूस दलेली गांव का रहने वाला यह रिक्शा चालक बस इतना ही बताया कि पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन इलाज भी नहीं हुआ और ऐसे ही रिक्शा पर लेटकर पत्नी को लौटना पड़ा। चेहरे पर मायूसी और गम दोनों साफ झलक रहा था। शायद यह रिक्शा चालक मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। आज के इस आधुनिक युग में गरीब होना शायद अभिशाप है। केंद्र सरकार के नए निर्देश को जान लीजिए, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अब हर आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत पूरे 6 छंद वाले वंदे मातरम और इसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन से की जाएगी। अब सिर्फ पहले 2 छंद नहीं बल्कि सभी 6 छंद गाए जाएंगे। खासकर राष्ट्रपति के आगमन, ध्वजारोहण और राज्यपाल के अभिभाषण जैसे उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में पूरे 6 छंद गाने की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है। इस दौरान सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। प्रसार भारती पूरे देश के लिए एक मानक ऑडियो ट्रैक जारी करेगा ताकि हर जगह एक ही सुर और लय में गायन हो सके। हालांकि सैन्य और पुलिस परेड को फिलहाल इस नियम से बाहर रखा गया है। फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के बीच गीत बजने पर दर्शकों को खड़ा होना जरूरी नहीं होगा और शारीरिक रूप से अक्षम या बीमार लोगों को छूट दी गई है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2 तरह की खुशखबरी सामने आ गई। पहली खुशखबरी, फरवरी महीने की 2500 रुपए की राशि होली से पहले बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। दूसरी खुशखबरी, जिन लाभुकों को 3-4 किस्त मिलने के बाद अचानक भुगतान बंद हो गया था, उन्हें भी अब दोबारा पैसा मिलेगा। सरकार की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। राज्य भर से शिकायत मिलने के बाद सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से ऐसे लाभुकों की विस्तृत जानकारी मांगी है। दस्तावेजों में आई विसंगतियों को सुधारने का निर्देश भी दिया गया है। निदेशालय ने स्पष्ट कहा है कि जो लाभुक मैया योजना की शर्तों को पूरा करते हैं, उनकी गड़बड़ियों को दूर करके राशि जारी की जाएगी। इसके साथ ही होली से पहले और इस महीना के अंत तक फरवरी महीने के 2500 रुपए लाभुकों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। मैया सम्मान योजना की हर अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करिए। पलामू और गढ़वा के लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात मिल गई। पुरुलिया से डाल्टनगंज गढ़वा रोड नगर उटारी होते हुए अयोध्या धाम और लखनऊ के रास्ते सीधे आनंद विहार दिल्ली तक नई ट्रेन सेवा को मंजूरी मिल गई है। इस नई ट्रेन से पलामू और गढ़वा के लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। अब श्रद्धालु आसानी से अयोध्या धाम का दर्शन कर सकेंगे। लखनऊ इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को बार बार ट्रेन बदलने की परेशानी नहीं होगी और दिल्ली जाना भी आसान होगा। बहुत जल्द इस ट्रेन के शुभारंभ को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को यह सौगात समर्पित की जाएगी। पलामू सांसद बीडी राम के प्रयास से यह संभव हो पाया है। रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को मूल पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। खासतौर पर भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े इलाकों में इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। अगर कोई यात्री आईडी कार्ड नहीं दिखा पाया तो उसे बिना टिकट यात्री माना जाएगा और नियम के अनुसार जुर्माना लगेगा। ग्रुप में सफर करने वालों के लिए भी नियम कड़ा है।
कम से कम एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र होना जरूरी होगा, वरना पूरा ग्रुप कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, छात्र और रियायती टिकट पर यात्रा करने वालों को भी अपनी पात्रता से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे, वरना पूरा किराया वसूला जाएगा। गढ़वा जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बड़ा फैसला दिया है। गोलू मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर सुधाकर दुबे को 45 दिनों के भीतर भुक्तभोगी अरविंद कुमार को 7,91,800 रुपए चेक के माध्यम से लौटाने का आदेश दिया है। अगर तय समय में भुगतान नहीं हुआ तो पूरी राशि पर 10% सालाना ब्याज भी देना होगा। मामला PMFME योजना से जुड़ा है, जहां कुरकुरे मशीन लगाने के लिए अरविंद कुमार ने आवेदन किया था। बैंक से 6.5 लाख रुपए सीधे मशीन सप्लायर के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया। इसके बाद बचा हुआ 65,000 रुपए भी ले लिए गए, लेकिन तय तारीख तक मशीन नहीं पहुंची। उसके बाद मोबाइल फोन बंद हो गया और दुकान भी बंद मिली। इसके बाद पीड़ित ने आयोग में जाकर मामले की शिकायत की, तब जाकर मामले में न्याय मिला है। केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि के रूप में राज्य को करीब 2,148 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया। यह पैसा पिछले 3 साल से नगर निकाय का गठन नहीं होने की वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब जैसे ही नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, अब केंद्र सरकार यह पैसा को जारी करेगी और राशि मिलने के बाद शहरी इलाकों में विकास कार्यों में तेजी आएगी। आपको बता दें, प्रत्येक साल 728 करोड़ रुपए मिलेंगे। 3 साल की कुल राशि से शहरों का चेहरा बदलने की तैयारी है। इधर केंद्र सरकार ने पंचायतों के लिए 275 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। झारखंड में धान खरीद की रफ्तार एक बार फिर सुस्त पड़ गई। अब तक 22 लाख क्विंटल धान ही खरीदा जा सका है, जबकि 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य है। अब सरकार के पास 31 मार्च तक का समय है और करीब 38 लाख क्विंटल धान खरीदना बाकी है। अब तक 37,000 से ज्यादा किसानों से धान लिया गया है। 535 करोड़ के मुकाबले 431 करोड़ का भुगतान हो चुका है। 3 साल से लगातार सरकार धान खरीद के लक्ष्य से चूक रही है। अब सवाल है कि क्या सरकार बचे 1.5 महीने में लक्ष्य पूरा कर पाएगी, या फिर किसान एक बार फिर सरकारी व्यवस्था के भरोसे ठगे जाएंगे। जामताड़ा के साइबर ठगों ने इस बार जामताड़ा SP राजकुमार मेहता को ठगने की कोशिश कर दी और उन्हें फोन करके SBI के योनो ऐप अपडेट करने की बात कह दी, लेकिन इन अपराधियों को यह पता नहीं था उन्होंने जिसे फोन किया है वह जामताड़ा के SP हैं। SP ने तुरंत नंबर की जांच कराई और नारायणपुर और करमाटांड़ इलाके से फोन कॉल का लोकेशन मिल गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करमाटांड़ इलाके में छापेमारी की और 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी इब्राहिम अंसारी, हुसैन अंसारी, साकिर अंसारी और सिराज अंसारी के नाम शामिल है। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड बरामद हुए और सभी को जेल भेज दिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह लोग योनो ऐप चालू या अपडेट कराने के बहाने व्हाट्सएप और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के माध्यम से पीड़ितों का मोबाइल कंट्रोल में लेते थे। उसके बाद OTP हासिल करके नेट बैंकिंग से पैसा उड़ाते थे। अब अगर आप 20 लाख रुपए से महंगी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 5 लाख से ज्यादा की गाड़ी लेते हैं या साल में 10 लाख से ज्यादा नगद जमा या निकासी करते हैं तो पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। CBDT ने आयकर कानून 2025 के ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए से ज्यादा के होटल बिल पर भी पैन देना पड़ेगा। यह सभी नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। हालांकि अभी यह ड्राफ्ट है और आम पब्लिक 22 फरवरी तक सुझाव दे सकती है और मार्च के पहले सप्ताह में अंतिम नियम नोटिफाई किए जाएंगे। आदिवासी जमीन विवाद में हाईकोर्ट और SIR कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 13 घरों पर बुलडोजर चला दिया। रांची के मधुगम खादगाढ़ा इलाके में प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। शिव दुर्गा मंदिर लेन में करीब 40 वर्षों से रह रहे 13 परिवार एक ही सुबह में बेघर हो गए। सुबह 9 बजे पुलिस बल और 5 बुलडोजर के साथ प्रशासन मौके पर पहुंचा। घरों को खाली करने की घोषणा हुई। लोग रोते बिलखते बाहर निकले। उसके बाद मकानों को तोड़ दिया गया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि 1980-85 के बीच उन्होंने रजिस्ट्री कराकर 2 से 3 कट्ठा जमीन की खरीदारी की थी। बाद में जमीन को आदिवासी बताते हुए मामला कोर्ट पहुंचा और एक तरफा फैसले के बाद दखल दिहानी की कार्रवाई कर दी गई। झारखंड के 14 जिलों के मनरेगा लोकपाल की सेवा समाप्त कर दी गई। मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बर्णवाल ने देवघर, दुमका, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, खुट्टी, पलामू, रांची और सिमडेगा के DDC को पत्र लिखकर यहां के लोकपाल से काम नहीं लेने का निर्देश दिया है। मनरेगा लोकपाल का चयन 17 फरवरी 2025 तक किया गया था। 8 फरवरी 2026 तक सेवा विस्तार भी दिया गया, लेकिन अब इनकी सेवा समाप्त हो गई। चतरा जिले में बोरी में भरकर बच्चा चोरी का प्रयास फेल हो गया। पीपरवार थाना क्षेत्र के बचरा गांव में 3 अपराधी 2 साल की बच्ची सीता कुमारी को बोरी में भरकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे शौच के लिए जा रही रिंकी देवी की नजर झाड़ियों में हलचल पर पड़ी। उन्होंने शोर मचाया। अपराधियों ने लड़की को फेंका और बच्चा चोर बोरा छोड़कर मौके से फरार हो गए। शोर सुनकर परिजन पहुंचे। जब बोरा खोला गया तो हाथ पैर बंधी, मुंह में कपड़ा ठूंसी बच्ची सीता को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बच्ची की मां सुनीता देवी ने बताया, सिर्फ 10 मिनट पहले बच्ची को बाइक पर बैठाकर घर के अंदर गई थी। इसी बीच अपराधियों ने उठा लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। ग्रामीणों ने जंगल में तलाशी भी की, लेकिन आरोपी भाग चुके थे। एक महिला की हिम्मत के चलते आज एक मासूम की जान बच गई।
झारखंड सरकार अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड देने की तैयारी कर रही है। इस योजना से राज्य की करीब 12 से 13 लाख छात्राएं लाभान्वित होंगी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया जा रहा है। सरकार नए बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान करेगी और अगले शैक्षणिक सत्र से योजना शुरू करने की तैयारी है। कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को प्रत्येक महीने 5 से 6 सैनिटरी पैड दिए जा सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ही मिल रही है। गौर करने वाली बात है कि आज भी करीब 40% किशोरियां और महिलाएं मासिक धर्म में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। झारखंड में आम लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं और झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारियों की अचल संपत्ति बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड कैडर के 10 आईपीएस अधिकारियों ने नई जमीन या फ्लैट खरीदे हैं। इनमें अनिल पाल्टा, आशीष बत्रा, अजय लिंडा, अश्विनी कुमार, शैलेंद्र प्रसाद वर्णमाल, आनंद प्रकाश, पूज्य प्रकाश, राजकुमार मेहता, सहदेव साव और सौरभ शामिल हैं। सबसे महंगी खरीदारी आईजी आशीष बत्रा की रही, जिन्होंने पंजाब में करीब 4 करोड़ 33 लाख रुपए का प्लॉट लिया है। अजय लिंडा, आनंद प्रकाश और शैलेंद्र वर्णमाल समेत कई अफसरों ने रांची और आसपास के इलाकों में जमीन और फ्लैट खरीदारी की है। हालांकि अब भी 8 आईपीएस अधिकारियों का विवरण लंबित है, जिसे जल्द जमा करने को कहा गया है। आपको बता दें, सरकारी नियम के तहत प्रत्येक अधिकारी को प्रत्येक साल अपनी संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य होता है। रांची से लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, डेहरी ऑन सोन, वाराणसी, अयोध्या धाम, बरेली और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक नई रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसे लेकर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। इसके अलावा धनबाद कोयम्बटूर प्रस्तावित अमृत भारत एक्सप्रेस को बोकारो, स्टील सिटी, मोरी, रांची और राउरकेला होते हुए चलाने की मांग की गई है। यह मांग दक्षिण पूर्व रेलवे के ZRUCC मेंबर अरुण जोशी ने की है। झारखंड में बिजली उत्पादन की दरों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य में बिजली की दरें नए और स्पष्ट नियम के तहत तय होगी। अब थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की बिजली दरें 5 साल की अवधि के लिए पहले ही तय कर दी जाएगी। मतलब प्रत्येक साल नई दर लागू नहीं होगी, बल्कि मल्टी ईयर टैरिफ सिस्टम के तहत पूरे 5 साल की रूपरेखा बनेगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की नई नियमावली को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेंगे। आयोग का कहना है कि इससे बिजली कंपनियों को लागत के अनुसार उचित दर मिलेगी और उपभोक्ताओं पर अचानक बढ़ोतरी का बोझ नहीं पड़ेगा। नए नियम में यह भी साफ किया गया है कि केवल जरूरी और उचित खर्च ही टैरिफ में जोड़े जाएंगे, ताकि फिजूल खर्ची पर रोक लगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब देखना होगा इस नई व्यवस्था का राज्य की बिजली व्यवस्था पर कितना असर पड़ता है। झारखंड में होटल, रेस्तरां, बार और क्लब संचालन को लेकर सरकार ने नई नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर दिया। अब अतिरिक्त लाइसेंस फीस देकर बार और क्लब सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक खोले जाएंगे। 3, 4 और 5 स्टार होटल में बार सुबह 4 बजे तक चल पाएगा। इसके लिए सालाना 26 लाख रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नए नियम में साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार परिसर में हथियार लेकर जाएगा तो सीधे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही हर बार में CCTV कैमरा और डेसिबल मीटर लगाना अनिवार्य होगा। तेज आवाज में म्यूजिक, माप से कम शराब परोसना या 23 में से ज्यादा बार खोलने पर 10,000 रुपए से लेकर 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। बार संचालन के लिए 1 लाख रुपए आवेदन शुल्क और सिक्योरिटी मनी बढ़ाई गई है। ड्राफ्ट नियमावली पर सरकार ने आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि झारखंड रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन ने कहा है कि इतनी सख्त शर्तों में बार चलाना मुश्किल होगा और वे विभाग के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। अब नजर इस पर है सरकार इन नियमों में क्या बदलाव करेगी। झारखंड में अगले 4 साल तक पीने के पानी की कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रांची में पिछले 92 दिनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद राज्य के लगभग सभी बड़े डैम इस समय 70 से 75% तक भरे हुए हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के जलाशय में पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा पानी मौजूद है। मैथन और पंचेत जैसे डैम में तो क्षमता से भी ज्यादा पानी दर्ज किया गया है। पिछले मानसून में कई जिलों में 2000 mm से ज्यादा बारिश हुई थी, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। इसका फायदा खेतीबाड़ी को मिलेगा और गर्मी से लोगों को राहत रहेगी। यानी बारिश रुकी है, लेकिन झारखंड के डैम अभी पूरी तरह मजबूत खड़े हैं। झारखंड में कब्रिस्तानों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य के 22 जिलों में 634 कब्रिस्तानों के लिए स्वीकृति दे दी है। इस पूरी योजना पर करीब 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे ज्यादा काम साहिबगंज जिले में होगा। यहां 126 कब्रिस्तानों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस पर करीब 31 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। दूसरे नंबर पर है खूंटी जिला, जहां 82 कब्रिस्तानों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रांची, गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग,
देवघर, दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा और सिमडेगा जिलों में भी काम होगा। योजना का उद्देश्य कब्रिस्तानों को सुरक्षित रखना, अतिक्रमण रोकना और बाउंड्री वाल रास्ता और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाएं देना है। सरकार ने यह भी तय किया है कि निजी जमीन वाले कब्रिस्तानों में अब दान पत्र के बाद ही काम होगा। साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब 25,000 रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। अगर आप भी साइबर ठगी के शिकार हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आरबीआई ने प्रस्ताव रखा है कि साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि अगर कोई ग्राहक गलती से ओटीपी शेयर कर देता है तब भी उसे राहत दी जाएगी। नए नियम के मुताबिक पीड़ित को बिना सवाल किए ठगी गई रकम का 85% वापस मिलेगा। इसमें अधिकतम 25,000 रुपए तक का मुआवजा राशि दिया जाएगा। इसमें 15% नुकसान ग्राहक को उठाना पड़ेगा, 15% बैंक देगा और बाकी 70% की राशि आरबीआई चुकाएगा। यह पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन फंड से दिया जाएगा। इसके साथ ही आरबीआई गलत प्रोडक्ट बिक्री, कर्ज वसूली एजेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुरक्षा को लेकर 3 नए नियम लाने वाला है। मतलब साफ है, अब साइबर ठगी के मामलों में ग्राहकों को जल्दी और सीधी राहत मिलने वाली है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि देश के हर लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और इसी तरह की आम लोगों से जुड़ी खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करिए। झारखंड के गांव पंचायतों में अब विकास का काम शुरू होगा। झारखंड के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। इसके तहत झारखंड को 275 करोड़ 12 लाख रुपए अगले सप्ताह दिए जाएंगे। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बेसिक ग्रांट का हिस्सा है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्य सरकार ने पहली किस्त का सही उपयोग पंचायत गठन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना अपलोड, ऑडिट और राज्य वित्त आयोग से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों को पूरा कर दिया है। पहली किस्त 24 दिसंबर 2025 को मिली थी, जिसे समय पर पंचायतों तक पहुंचा दिया गया था। अब आने वाली इस दूसरी किस्त में 75% राशि ग्राम पंचायत को, 15% ब्लॉक पंचायत को और 10% जिला परिषद को मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ग्राम पंचायत को 207 करोड़, ब्लॉक पंचायत को 39 करोड़ और जिला परिषद को 27 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। इस पैसे से गाँव के विकास कार्यों को फिर से रफ्तार मिलने की उम्मीद है।